मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर तथा सामने बैठे हुए माता भगिनी बंधुगण, डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन जैसे गंभीर विषय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिए भारतीय विचार मंच और डॉक्टर अंबेडकर ट्रस्ट, इन दो संस्थाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ऐसे गंभीर विषय पर सुनने के लिए आप आए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। किसी भी महापुरुष के जीवन के बारे में अगर समझना बोलना है तो महाराष्ट्र के एक बहुत विचारवंत ने एक बहुत मूलभूत समस्या बताई, जिसको क्लासिकल डायलेमा कहते हैं। श्रीमान योगी नाम का शिवाजी पर महाराष्ट्र में एक चरित्र है, तो उसके प्रस्तावना में महाराष्ट्र के जो प्रख्यात विचारवंत थे नरहर कुरुंदकर जी, उन्होंने लिखा है कि किसी भी महापुरुष के जीवन को समझने में एक बड़ी मूलभूत समस्या है। समस्या क्या है कि उस महापुरुष के बारे में अच्छा लिखना हो, अच्छा बोलना हो, तो लिखने वाले को या बोलने वाले को, वो शिवाजी का चरित्र है इसलिए उन्होंने शिवाजी का नाम लिया है, थोड़ा बहुत मन से शिवाजी बनना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि अगर वो ज्यादा शिवाजी बन गया तो फिर वो भाषण भीषण करते नहीं बैठेगा, किताब नहीं लिखेगा, वो स्वराज्य की स्थापना करेगा। और अगर वो मन से थोड़ा शिवाजी बन गया तो किताब तो लिख लेगा, परंतु शिवाजी का उसको पूरा आकलन नहीं होगा। तो ये एक अर्थ से फिजिक्स के क्लासिकल डायलेमा जैसा डायलेमा है। डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान व्यक्ति क्या सोचते थे, ये समझने की मेरी पात्रता होती तो मैं यहां आपके सामने भाषण नहीं करता, राष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करता। इसलिए अंबेडकर जी मेरे जितने समझ में आए वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। फिर दूसरी उन्होंने उसके बारे में उसी समस्या का और एक पहलू बताया। उन्होंने कहा कि महापुरुष जो होते हैं वो मानो काल के ऊपर उठकर 200-300 साल पीछे और 200-300 साल आगे देखते हैं, और इसलिए उनका जो जीवन कार्य है कभी एक जीवन में पूरा नहीं होता, उनके मृत्यु के बाद भी उनका कार्य चलते रहता है। तो शिवाजी के बारे में उन्होंने कहा कि 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक के बाद शिवाजी की जो जनता थी, प्रजा थी, उसको लग रहा था कि बस ये शिवाजी अब बड़े जोर से चलकर औरंगजेब पर आक्रमण कर देगा। तो 1674 से 1680 में शिवाजी के मृत्यु तक औरंगजेब दिल्ली में था, उसके विरुद्ध दिशा में तमिलनाडु के जिंजी तक शिवाजी ने अपना राज्य बढ़ाया। और वो 1/4 महाराष्ट्र के एरिया में जो 300 किले थे, उन 300 किलों को हर किले की मजबूती की ओर ध्यान दिया, प्रजा की सुख समृद्धि की ओर ध्यान दिया। तो प्रजा के ध्यान में नहीं आ रहा था कि इसने राज्याभिषेक तो बड़े जोर से करवाया, अभी औरंगजेब पर युद्ध नहीं कर रहा है। तो कुरुंदकर कह रहे थे कि शिवाजी क्या सोच रहा है ये लोगों के समझ में नहीं आता। कुरुंदकर ने कहा है कि बाद में औरंगजेब जब चलकर आया तो राजाराम जब जिंजी तक चला गया तो इतनी दूर सेना फैलाना संभव नहीं था। एक एक गढ़, एक एक किला शिवाजी का जीतने में औरंगजेब को 2-2, 3-3 साल लगते थे, बहुत पैसा खर्च होता था। और जब दूसरा, तीसरा, चौथा किला जीत लेते थे तब तक मराठे आकर पहला किला वापस ले लेते थे। तो 27 साल तक औरंगजेब लड़ता रहा और आखिर में वही मर गया और वहीं पर मुगल सल्तनत की कब्र खुद गई। तो कुरुंदकर कहते हैं कि 1674 से 80 तक शिवाजी एक ऐसे औरंगजेब से लड़ रहा है कि जो महाराष्ट्र में आया ही नहीं है, और 1680 के बाद 27 साल औरंगजेब एक ऐसे शिवाजी से लड़ रहा है कि जो इस धरती पर उपस्थित नहीं है। तो महापुरुषों के कार्य जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अंबेडकर जी गए हैं, उनका कार्य का प्रभाव आज भी समाज में कायम है, कैसा है हम देखेंगे। परंतु आजकल क्या हो रहा है कि किसी भी महापुरुष के बारे में जानने में और भी कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है। जैसे उस महापुरुष के सारे वचन, उसने क्या बोला, वो सारा किताब में कंप्लीट वर्क्स में इधर उधर आ जाता है। अब बात क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलता है, वो कोई शाश्वत सत्य नहीं बताता।
और जब किताब में आदमी 100 साल बाद पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये अंबेडकर ने कहा ये शाश्वत सत्य है, ये विवेकानंद ने कहा शाश्वत सत्य है। जैसे विवेकानंद का एक फेमस वचन है कि भगवत गीता पढ़ने के बजाय थोड़ा फुटबॉल खेलो। अब सामने बैठा हुआ कोई दुबला पतला युवा होगा या युवा वर्ग होगा, तो इसके लिए विवेकानंद जी ने कहा कि भाई पहले थोड़ी ताकत तो कमाओ, भगवत गीता समझने की पात्रता तो लाओ। परंतु अगर हम आज वो वाक्य पढ़ते हैं कि भगवत गीता की बजाय फुटबॉल खेलो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि देश भर के सारे गीता पठन के क्लासेस बंद करके वहां फुटबॉल के क्लब चालू करो, क्योंकि विवेकानंद ने जो कहा है वो एक विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट लोगों के लिए कहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, किसी भी महापुरुष का वैसे नहीं होता। अब विवेकानंद की बात तो ठीक है, वो तो सन्यासी थे तो हर समय सच बोलते थे। राजनेता के बारे में और एक कठिनाई होती है कि राजनेता को हमेशा बोलना एक करना पड़ता है, करना एक करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि वो डिप्लोमेट के बारे में कि व्हेन ए डिप्लोमेट सेज यस ही मीन्स मे बी, व्हेन ए डिप्लोमेट सेज मे बी ही मीन्स नो, एंड व्हेन ए डिप्लोमेट सेज नो देन ही इज नॉट ए डिप्लोमेट। कोई भी राजनेता कभी किसी को ना नहीं कहता। तो ये जो राजनीति का स्वभाव है, इसके कारण भी ये जो सारे महापुरुषों के वचन है उसका अर्थ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए उसके कुछ वाक्य सिलेक्टेड ट्रुथ्स वगैरह निकाल के उसका मिस रीडिंग भी किया जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है, उनको फेल्स गॉड्स भी कहा जाता है। तो अब ये क्या होता है कि ये जो सिलेक्टिव ट्रूथ जो होता है ना, ये इट इज मोर डेंजरस देन ए लाई। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ये हमारे संघ के बड़े नेता दत्तोमन ठेंगड़ी जी बताते थे, वो उनका नाम लेकर मैं अपना नाम लेकर बताता हूं कि मान लो मैं यहाँ भाषण के लिए खड़ा हो गया, उसके पूर्व मेरा छोटा सा परिचय इन्होंने करवा दिया। अगर वो कहती कि ये मिलिंद जी है, ऐसे ऐसे है, वो पढ़ते हैं लिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, ये है वो सब है, और आज वो आपके सामने शराब पिए बिना भाषण करने वाले हैं, तो बात तो ठीक है, यानी सच है कि मैं शराब पिए बिना भाषण करने वाला हूं, परंतु ये सिलेक्टिव ट्रूथ है। उसका दूसरा जो मतलब होता है कि प्रतिदिन रात्रि 9 बजे मिलिंद हो किए, तो सिलेक्टिव ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन लाइज। और ऐसा अंबेडकर जी के बारे में कई विद्वानों ने किया है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। फिर राजनीति में ऐसा कहते हैं कि पीपल यानी राजनेता जो होता है, दे प्रीफर टू बी रिलायबल रिलेवेंट देन कंसिस्टेंट, यानी आज के समय के लिए जो रिलेवेंट है उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन बीइंग कंसिस्टेंट। इसलिए उनकी भाषा और वो भी सब बदलते रहता है। तो राम मनोहर लोहिया जी ने गांधी जी के बारे में क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। वो कहते हैं, लगातार 6 महीने की गांधी जी की बातें जब मैंने एक साथ पढ़ी तब पता चला कि किस तरह बोली बदली जाती थी। जिस चीज को आज अहिंसा कहा उसको 2-3 महीने बाद हिंसा कह डाला, और जिसे हिंसा कहा उसको 3 महीने बाद अहिंसा कह डाला। इससे कहीं यह ना समझना कि गांधी मेरे नजरों में गिर गए। ये तो ऐसी चीजें हैं जिनका सिर्फ प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। ये रामकृष्ण शिव नाम का जो लोहिया का विख्यात लेख है उसमें का मैंने कोट आपको सुनाया। फिर श्री गुरुजी समग्र गोलवलकर समग्र में बाला साहब देवरस ने जो प्रस्तावना लिखी है, उस प्रस्तावना में उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अब्राहम लिंकन की जीवनी के प्रस्तावना का एक कोट उन्होंने श्री गुरुजी के प्रस्तावना में दिया है, और कहा है कि ये श्री गुरुजी को भी या किसी महापुरुष को अप्लाई होता है। वो क्या कहते हैं, ए वॉरियर, ए मैन ऑफ साइंस, एन आर्टिस्ट और ए पोएट आर जज्ड इन द मेन बाय डेफिनेट अचीवमेंट्स, by the victories they have won, or by the joy and enlightenment they have brought to the consciousness of their own and succeeding generations. For the statesman, there is no such exact measurement of greatness. The chief work of a statesman lies in a gradual change of direction given to the policy of his people, still more in a change of spirit brought into them.
The statesman cannot mold a heterogeneous people as the men of a well-disciplined army can be molded to respond to his call and his alone. He has to do all his work in a society of which a large part cannot see the object of his work, and another large part, as far as they see it, opposite. Hence, his work at best is often incomplete, and he has to be satisfied with a rough average rather than with his ideal. और एक अंतिम बिंदु बताता हूं कि जिसके आधार पर महापुरुषों का मूल्यमापन, मुझे याद है कि अंबेडकर जी पर मुझे बोलना है। तो बिंदु यह है कि कोई भी महापुरुष जो होता है वो अपने समय का प्रोडक्ट होता है। अभी अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ, मान लो वो 1791 में होता तो उनके सामने के चैलेंजेस अलग होते, और वो जो समय है 20वीं सदी का, तो वो तो इतना फास्ट चेंजिंग टाइम्स है भारत में कि मान लो 20 साल 1921 में भी वो जन्मते तो उनके सामने के चैलेंजेस अलग होते। तो काल के प्रवाह ने अंबेडकर के सामने चैलेंजेस क्या लाकर रखे, ये समझे बिना अंबेडकर का काम समझ नहीं सकते, परंतु उस पर भी आगे आएंगे। जैसा मैंने कहा कि अंबेडकर पर मुझे बोलना है, तो अंबेडकर जी चीज क्या थे। तो पहली बात तो मैं उनका वर्णन करूंगा कि ही वॉज ए फर्स्ट क्लास एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन। उनकी जो डिग्रीज है, बीए है, एमए है, पीएचडी है, एमए बीए एल्फिस्टन कॉलेज से, एमए पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन यूनिवर्सिटी से, और बाद में बार एट लॉ यानी बैरिस्टर जिसको कहते हैं वो ग्रेज इन से, वो लंदन की 4 इंस है जो बैरिस्टर्स की डिग्री देती है। और इन सब के उनके जो विषय है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उनका एमए थीसिस का विषय है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैसे लूटा इसका इकोनॉमिक टर्म्स में शुद्ध रीति ने वर्णन किया है। उनका डीएससी का थीसिस है लंदन का, उसका टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसका विषय वही है कि ब्रिटिशों ने भारतीयों को कैसे लूटा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग शब्दों में लिखा था कि डीएससी के उनके गाइड ने उनको एक बार वो वापस भेजा कि भाई पास होना है तो थोड़ा सा तो डाइल्यूट करके दे दो, बहुत ज्यादा टीका हो गई। तो ऐसी जिस व्यक्ति की देशभक्ति थी, परंतु देशभक्ति की ओर मैं नहीं जा रहा हूं, अगर आप वो पूरा पीरियड देखेंगे तो इकोनॉमिक टर्म्स में ब्रिटिशों को एक्सपोज करने वाले पूरे आजादी के आंदोलन में केवल 3 नेता हो गए। एक दादा भाई नौरोजी, दूसरे रोमेश चंद्र दत्त जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, तीसरे डॉक्टर अंबेडकर। और उसमें भी दादा भाई नौरोजी और रोमेश चंद्र दत्त ये ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं थे, अंबेडकर वॉज ए ट्रेंड इकोनॉमिस्ट। तो वन ऑफ द रेयर कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिशियंस हु वाज ए इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। उसके बाद एकदम मनमोहन सिंह ही हो गए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु स्वाधीनता आंदोलन में तो वो अकेले ही थे। और आर्थिक विषय पर उस विषय उन दिनों में इतना कम आता था, यानी दादा भाई नौरोजी ये 1825 से 1917 तक थे, आरसी दत्त 1848 से 1909 तक थे, तो अंबेडकर के पूर्व के हैं। 1915 से 23 तक ये अंबेडकर के सारे थीसिस आए हैं। उसके बाद भी अगर हम देखें आजादी तक, तो सखाराम गणेश देवुशकर की देशेर कथा है जो इकोनॉमिक ट्रीटाइजेस है। विल ड्यूरांट का 1930 में आया एक केस फॉर इंडिया है जिसमें फिर से इकोनॉमिक स्टडी है, या सुंदरलाल जी नाम के एक विद्वान के भारत में अंग्रेजी राज नाम का 1929 में 2 वॉल्यूम में प्रकाशित ग्रंथ है। तो यू कैन काउंट ऑन द टिप्स ऑफ हैंड्स। ऐसे रेयर कैटेगरी में डॉक्टर अंबेडकर की विद्वत्ता आती है। अंबेडकर जी ने मूक नायक नाम का पाक्षिक 1920 में चालू किया, बहिष्कृत भारत नाम का साप्ताहिक 1927 में चालू किया, प्रबुद्ध भारत नाम का 1956 में चालू किया। मैं संयोग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो साप्ताहिक चालू किया था उसका नाम भी 50 साल पहले प्रबुद्ध भारत ही था। शायद दोनों के मन में एक ही भारत बसता था। अब राजनीति में रहते हुए जन प्रबोधन के लिए साप्ताहिक, दैनिक आदि चलाने वाले भारत के राजनेता कितने हैं आजादी के पूर्व के? मैं तो केवल 2 ही गिना सकता हूं, तिलक और गांधी जी।
तो उस कैटेगरी में अंबेडकर आते हैं। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1956 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। इस हर संस्था की स्थापना में उनके सहयोगी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि वही 5 लोग मिलाकर नई नई संस्था चला रहे हैं। ऐसी समय के अनुकूल नई संस्था स्थापन करके उसको एस्टैब्लिश करने की जीवन में क्षमता रखने वाले भारत की राजनीति में केवल 2 ही नेता थे, एक महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ये कॉलेज में पढ़ाते थे, ही वॉज ए प्रोफेसर, कुछ समय के लिए प्राचार्य भी थे। 1925 में उन्होंने दलित छात्रों के लिए हॉस्टल्स चालू किए, उनको सिखाते थे। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी महाराष्ट्र में 40 शिक्षा संस्थाएं चला रही है। उसका जो पहला कॉलेज था सिद्धार्थ मुंबई का, वो सिद्धार्थ कॉलेज भारत का ऐसा पहला कॉलेज है कि जिसमें सोशल साइंसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक सिखाने के लिए थे। तो राजनीति में रहते हुए शिक्षा क्षेत्र की ओर ध्यान देने वाले कितने राजनेता हुए? मैं तो 2 ही गिना सकता हूं, तिलक और आगरकर। और ये सारा का सारा करने वाले कितने राजनेता है? केवल एकमेव अंबेडकर, और वो भी बहुत विपरीत परिस्थिति में। आपको ध्यान में आया होगा कि पहले 5 मिनट में मैंने अंबेडकर शब्द को ही स्पर्श नहीं किया था। अभी मैंने अंबेडकर जी की विशेषताएं बताई, बाकी सारे नेताओं के तुलना में वो कैसे टॉल खड़े होते हैं। अभी तक मैंने दलित शब्द को स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अंबेडकर को नहीं है। अंबेडकर इज इन इटसेल्फ ही इज ए ग्रेट लीडर। परंतु संयोग से ग्रेट लीडर कैसे है? तो मान लीजिए कि मूक नायक उन्होंने 1920 में चालू किया, उसके पहले ही 1919 में उन्होंने साउथ बोरो कमेटी के सामने एक गवाह दी थी। तो 1919-20 ये उनके सार्वजनिक जीवन का अगर हम प्रारंभ मानते हैं, तो 1932 में सारे दलित नेताओं की उपस्थिति में गांधी जी और दलित नेताओं में जो पैक्ट हो गया, जिसको पुणे पैक्ट कहते हैं, उसका दूसरा नाम है गांधी अंबेडकर पैक्ट। उसमें देश भर के 8 प्रमुख दलित नेता थे, परंतु सभी 8 दलित नेताओं के शीर्ष नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर केवल 12 साल में उभर कर आए थे। 1941 में उनके जीवन के 50 साल जब पूरे हुए, तो उनका अभिनंदन करने वाली देश भर में 70 सभाएं हुई, जिसमें सभी पक्षों के नेताओं ने भाग लिया। उसमें 3 सभाएं ऐसी थी कि जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा उपस्थिति थी। उसमें एक सभा में तो अंबेडकर स्वयं भी उपस्थित नहीं थे, फिर भी 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। तो 20 साल के अंदर वो देश के शीर्ष नेताओं के स्थान में पहुंच गए थे, और 1951 में भारत के संविधान निर्माता के रूप में देश के शीर्ष राष्ट्र महानायक के रूप में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था। उसकी और एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, तो आपको अंबेडकर जी कितने एस्ट्यूट पॉलिटिशियन थे ये ध्यान में आएगा। ये पूरे कालखंड में गांधी जी को विरोध करके एक भी राजनेता भारतीय राजनीति में बचा नहीं। सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो गांधी जी का विरोध करके कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर आए, परंतु उनको इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी से एडजस्ट करना पड़ा, ऊपर ऊपर से तो उनकी लीडरशिप स्वीकार करनी पड़ी। 20 से 47 के कालखंड में गांधी जी का विरोध करके भी जो देश के शीर्ष राजनीति के स्थान पर पहुंचा, ऐसा एकमेव नेता है डॉक्टर अंबेडकर, और इसके लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत लगती है। एस्ट्यूट पॉलिटिशियन का एक वो उदाहरण है। अब जो एस्ट्यूट पॉलिटिशियंस होते हैं, नॉट नेसेसरीली वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। विरोधी पक्ष में होते हैं तो अच्छे लगते हैं, मंत्री बनने के बाद बुरे लगते हैं, हमको सबको पता है। परंतु अंबेडकर ऐसे नहीं थे। वॉर कैबिनेट का मिनिस्टर के रूप में ही उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और जो बात बहुत लोगों को पता नहीं है कि 42-45 जब वो वॉर कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनके पास बांधकाम का भी डिपार्टमेंट था।
तो हिंद महासागर को अरब महासागर से जोड़ने की योजना पर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, जिसको आज इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स प्रोजेक्ट कहते हैं। अब उनको पता था कि 42 से 45 तक तो ये पूरा नहीं होने वाला, परंतु जैसा मैंने कहा कि महानायक हमेशा आगे की पीढ़ियों का सोचता है। उस विषय को उस क्षमता से उठाने वाला केवल एक पंतप्रधान बाद में हुआ है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और एक छोटी सी बात बताकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि जब रिपब्लिकन पार्टी की उन्होंने 1956 में स्थापना की, तो 1956 में उन्होंने ये कहा कि ये जो राजनीति में नए नए युवा आते हैं उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेनिंग देने के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, और ऐसी इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापन